नमस्ते छात्रों। आज हम औद्योगिकरण और प्रदूषण के अंतर्गत तीसरा पार्ट देखेंगे। खनन क्षेत्रों में अवयन भू अवयन कैसे होता है। देखिए, जैसे खदानों के आसपास की जो और बहुत सारे एरिया होता है, उस पे खनन कार्य जो है होता रहता है। खुली खदानों के माध्यम से बहुत सारी जो कंपनियां होती है, जो उत्खनन कंपनियां होती है, उनका उत्पादन बढ़ाने की बड़ी योजना होती है, जिससे अत्यधिक खनन होने से और भूमि क्या होता है, प्रदूषित हो जाती है। भूमि की बिगड़ती स्थिति के खनन के बाद गहरे गड्ढे, ऊपरी भार के बिगड़े हुए ढेर, भूक्षरण, जमीन की भौगोलिक संरचना में बदलाव और बड़े पैमाने पर वनस्पति विनाश, ये उनके ज्वलंत उदाहरण हैं। निश्चित ही इन सब परिवर्तनों का विपरीत असर यहाँ के जल, वायु तथा जैविक तंत्र पर होता है। इस क्षेत्र की अधिकांश वनस्पति नष्ट हो जाती है। पठार के समीप सिर्फ मौसमी वृक्ष दिखाई देते हैं और ऐसी स्थिति को फिलहाल उपयोग में नहीं आ रही है और वहाँ पर कुछ वन जो है वनस्पति उग जाती है। सबसे पहले बात देखते हैं हम यहाँ पे एल्यूमिनियम संयंत्र के बारे में। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के असंतुलन में औद्योगिक विकास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बहुत सारे शहरी क्षेत्र या उत्खनन क्षेत्र में स्थित जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उनके कार्य प्रणाली और संबंधित पर्यावरणीय समस्या एवं संयंत्र से उत्पन्न गैसीय, तरल और ठोस अपशिष्टों का जो विवरण है, जैसे उनका फैलाव है ना, इस संबंध में सर्वप्रथम हम देखते हैं जैसे एल्यूमिनियम संयंत्र। जैसे एल्यूमिनियम संयंत्र क्या होता है कि एल्यूमिना चूर्ण के उत्पाद हेतु विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। यही कास्टिक सोडा क्या होता है, ये रिसाव के कारण जल में मिल जाता है, जो और जल को प्रदूषित करता है। बॉक्साइट से कास्टिक सोडा की रासायनिक प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड और रेडमंड के रूप में खतरनाक ठोस अपशिष्ट जो है वो प्राप्त होता है, जिसके भंडारण से भूमिगत जल स्रोतों के प्रदूषण होने की संभावना बनी रहती है और साथ ही ज़मीन पर विस्तृत भूभाग जो है वो क्षारीय होने के कारण वनस्पति रहित दिखाई देता है। एल्यूमिनियम संयंत्र की जो कार्यप्रणाली में एल्यूमिनियम हाइड्रेट की कैल्सिनेशन इकाई जो है और उनके द्वारा एल्यूमिना सूखे चूर्ण के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एल्यूमिना चूर्ण के कण और गैस उत्सर्जन से वायु प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। तो यहाँ पे जैसे एल्यूमिना संयंत्र में बॉक्साइट से क्या होता है कि कास्टिक सोडा की रासायनिक प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड और रेडमंड के रूप में खतरनाक ठोस अपशिष्ट प्राप्त होता है, जिसके भंडारण से भूमिगत जल स्रोतों के प्रदूषण होने की संभावना बनी रहती है और साथ ही ज़मीन का जो विस्तृत भूभाग क्षारीय होने के कारण वनस्पति रहित दिखाई देता है। और एल्यूमिना संयंत्र की कार्यप्रणाली में एल्यूमिना हाइड्रेट की कैल्सिनेशन इकाई द्वारा एल्यूमिना जो है वो सूखे चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एल्यूमिना पूर्ण चूर्ण के कण और गैस उत्सर्जन से वायु प्रदूषण की संभावनाएं बनी रहती हैं। छात्रों, अब बात करते हैं प्रदावक संयंत्र के बारे में। देखिए, प्रदावक संयंत्र भी पर्यावरण प्रदूषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदावक संयंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए, एल्यूमिनियम उत्पादन की प्रक्रिया में पिघले हुए क्रायोलाइट और गर्म एल्यूमिनियम धातु के विद्युत विश्लेषण की प्रक्रिया में अनेक प्रकार की हानिकारक प्रदूषण गैसें, फ्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। विश्लेषक सेलों की कैथोड लाइनिंग एक खतरनाक ठोस अपशिष्ट की श्रेणी में आती है, जिसके पानी में प्राकृतिक और भूमिगत जल स्रोतों को प्रदूषित करने की संभावना बनी रहती है। तीसरी आती है संरचना संयंत्र की। देखिए, संरचना संयंत्र में उत्पादित धातु को विभिन्न परिष्कृत रूपों में क्या होता है कि रूपांतरित कर दिया जाता है, उनको बदल दिया जाता है और इस प्रक्रिया में तेल और इमल्शंस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इस संयंत्र से निस्तारित जल में तेल और ग्रीस की उपस्थिति बनी रहती है, जिससे क्या होता है कि प्रदूषण
बना रहता है। फिर बात करते हैं इससे अब वायु प्रदूषण की बात आती है। तो ये पर्यावरण प्रदूषण जो है वो क्या होता है कि वर्तमान में मानव जो कारखाने हैं वो मानव के लिए आजीविका के स्रोत ही नहीं है, अपितु उनकी उन्नति के मापदंड भी हैं। ऐसे ही कारखानों की श्रृंखला में जो है देश के विभिन्न इस क्षेत्र और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर और बहुत बड़े बड़े जो सिटी हैं, इधर पश्चिम बंगाल का एरिया देख लीजिए, उड़ीसा का एरिया देख लीजिए, झारखंड का एरिया देख लीजिए, ये क्षेत्र जो हैं वो उन्नति के मापदंड तय करते हैं। ऐसे ही कारखाना जो है संपूर्ण देश में अपने राज्य में है। जहां एक ओर औद्योगिकरण इस क्षेत्र की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर इस कारखानों से उत्पन्न प्रदूषण ने प्राकृतिक असंतुलन पैदा कर दिया, जो औद्योगिक क्षेत्र में जल और वायु जो है प्रदूषण औद्योगिकरण का पर्याय बन चुका है। इस संबंध में हम देखते हैं वायु प्रदूषण। छात्रों, वायु प्रदूषण में संयंत्र में वायु प्रदूषण का प्रधान जो है वो स्रोत वहाँ पे चिमनियों के द्वारा गैसीय उत्सर्जन स्टैक इमिशंस हैं, जिसमें निकलने वाले प्रमुख प्रदूषण तत्व जो है निकलते हैं, ठोस कण निकलते हैं, जैसे SPM यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड और फ्लोराइड। साथ ही इप्को द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर हम ये स्पष्ट होता है कि संयंत्र के आसपास की वायु में निलंबित ठोस कणों की सांद्रता 72 से 660 माइक्रोग्राम घन मीटर के बीच प्रति घन मीटर के बीच पाई जाती है। वर्षा ऋतु के बाद वायु में निलंबित धूलकण की मात्रा निर्धारित मानकों की अपेक्षा अधिक थी, और इस प्रकार वायु में फ्लोराइड का जो स्तर है वो 17.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पाया गया, जो कि फ्लोराइड की विचारणीय स्थिति की ओर संकेत करता है। शीत और ग्रीष्म ऋतु के बाद सल्फर डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो 131 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पाई गई, जो कि निर्धारित स्तर से बेहद अधिक है। अब देखते हैं जल प्रदूषण के बारे में। छात्रों, जल प्रदूषण जो है उद्योग में कैसे हुआ? इस क्षेत्र में दो प्राकृतिक जो है प्राकृतिक रूप से जो नदियाँ होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी फैक्ट्री होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, वो किसी न किसी जल स्रोत के से या नदी के किनारे रहते हैं। उनकी दूरी लगभग आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंतर्गत होती है, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं कि जैसे कोरबा के बारे में बात करते हैं, तो कोरबा के आसपास जो जैसे दो प्राकृतिक नाले हैं जो 500 मीटर की दूरी पर होती है, जिसमें बेलगारी नाला आपने सुना होगा उत्तर में, और डेंगूर नाला दक्षिण में, दोनों बहती है। और इस यहाँ के संयंत्र से निकलने वाली दूषित जल इन्हीं नालों में छोड़ा जाता है, जो 5 किलोमीटर तक बहने के बाद हसदो नदी में मिल जाती है। और हसदो नदी जो है वो संयंत्र हेतु जलापूर्ति का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि इन्हीं यहाँ पे जो है वो इन्हीं जल स्रोतों में प्रदूषित करते हैं। जैसे हसदो नदी की जो प्रवाह दिशा उत्तर दक्षिण में है, और इस नदी के दोनों तट पर बाल्को है, NTPC है, और MPEB है, और SECL की कोयला खदानें स्थित है। साथ ही इसके पश्चिम तट पर NTPC, MPEB और बाल्को KT पावर पॉइंट जो है पश्चिम दिशा में स्थित है। उसके बाद जैसे पास में बेलगारी नाला जो है बाल्को संयंत्र के उत्तर पूर्व में पश्चिम दिशा की ओर बेलगारी नाला प्रवाहित होती है, और आपने सुना होगा खेरियार गांव के समीप हसदो नदी में समाहित हो जाती है। तो संयंत्र से निकलने वाले जो ठोस अपशिष्ट हैं वो रेडमंड और ब्लैकमंड के जो भंडारण हेतु रेडमंड ब्लैकमंड पाउंड बेलगिरी नाले के उत्तर तट में स्थित है, जो कि प्रदूषित पानी को वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। इसके बाद डेंगूर नाला, अरिहर नाला, अरिहर नदी, ये सारी जो हैं जल में मिल जाती है और वहाँ के pH मान को कम कर देती है, जिससे वहाँ के जो जलीय जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं, या उनके जीवन शैली प्रभावित होती है, उनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, और साथ ही वहाँ के जो जीव हैं या उसके द्वारा उस पीने वाले पानी से बहुत सारी बीमारियां होती है, क्योंकि वही पानी जो है फिल्टर करके
फ़िल्टर करके वो क्या करते हैं, पानी जो है पीने योग्य बनाया जाता है। तो छात्रों, ये इस अध्याय में आपको आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा।